है बच्चा पार्टी। है बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है फिजिक्स के इस क्लास में, जो कि आज हमारा 12 का सेशन है और जिसमें हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक, हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक, ये हमारी आशा आपके साथ है और आपके लिए हम हर टाइम अवेलेबल है इस जगह पे। ठीक, आप बस स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वो है हमारा मैग्नेटिज्म का पार्ट जो हम कर रहे थे। तो मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिज्म में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए किसी भी वेलोसिटी से, ठीक, तो वो किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था बच्चों, याद है क्या आप लोगों को? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी इज के वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू इज के चार्ज, बी इज के मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। मतलब फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या फिर दूसरे तरीके से बोलो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर जो प्लेन बना हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा फोर्स। ठीक, अब उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। या आपको पता है मैं बहुत जगह कोई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या कोई भी चीज यूज करने की सलाह आपको नहीं दे रहा। आप जानो उसको, बुराई नहीं है, बिल्कुल जानो उसको, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो उनके बारे में जानना भी कोई जरूरी है। ठीक, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल यूज करना। ठीक, एक ही लॉ आपके पास होगा और वो पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल जो कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज निकालने के वक्त काम आता है, वो आपको पता है अच्छे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, मतलब फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी के अलॉन्ग होगा। कब? जब चार्ज पॉजिटिव हो। ठीक, और फोर्स विल बी अपोजिट टू वी क्रॉस बी इफ चार्ज इज नेगेटिव। तो अक्सर देखना कंपटीशन में चार्ज को ना नेगेटिव करके दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को हैबिट है वी क्रॉस बी निकाल के फोर्स का डायरेक्शन उधर बोल देने के लिए। ठीक है, तो जरा ये ध्यान में रखना कि जब भी चार्ज नेगेटिव हो तो अक्सर चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया जाता है। तो वी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से जो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आप निकाल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को कर लेना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें हमने पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया था कि अगर वेलोसिटी को मैग्नेट इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री एंगल पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब भी किसी भी पार्टिकल को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी बी साइन 90 आपको पता है, तो क्यू इंटू वी बी आप सिंपली लिख सकते हो, साइन 90 को 1 हो गया है हमारा। ठीक, तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई। तो मैग्नीट्यूड में आप ये सब कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, इतना कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, एक ही बस मॉडुलस काफी है यहाँ पे, क्यू इंटू वी इंटू बी। जब 90 के एंगल पे आपने फेंका, फिर आपने देखा, मैंने पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कशन किया था कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसकी रेडियस भी हमने निकाल ली थी, दैट इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। या आपको याद होना चाहिए, ठीक, निकालना भी आना चाहिए आपको किसी भी हाल में, या आपको पता होना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। क्लियर है? रेडियस को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत बार चार्ज को ऐसा बोला जाएगा कि इतने काइनेटिक एनर्जी से फेंका, तो देखो ये एक तरीके से ये एम इंटू वी मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द चार्ज है। ठीक, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हम पहले से जानते हैं, और मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। ठीक, तो इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख लेंगे? देखो हाफ है, एम इंटू वी को पी लिख सकते हैं, एक वी रह गया, वी को मैं
p बाई एम लिख देता हूँ। तो ये कितना आ गया, p स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो p कितना आ गया, 2m इंटू के रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत तरीके से इसके ऊपर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, √2m k डिवाइडेड बाई क्यू भी अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो रेडियस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर ऐसे बनते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ आना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ये √2m k आ गया हमारा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वो ये बोलेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने किसी वी पोटेंशियल से हमने इसको फेंका, वी पोटेंशियल सफर करके वो पार्टिकल गई है। तो आपको पता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस वी से क्रॉस करेगा तो वो एक एनर्जी गेन कर लेगा, दैट इज क्या, ई टाइम्स वी नॉट। याद है क्या आपको? याद है? जैसे मान लो कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस v से क्रॉस करोगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, ई टाइम्स v, और वो पूरी एनर्जी किस फॉर्म में होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो वैसे केस में कि इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड या इज मूविंग थ्रू a potential difference v नॉट, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसके पास वो कितना आ जाएगा, q इंटू वी नॉट, और यही जो एनर्जी है उसके पास यही तो उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जहां पे इस काइनेटिक एनर्जी को आपको चार्ज इंटू वी नॉट के टर्म में भी लिखना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको इसको सॉल्व करके रेडियस कैलकुलेट करना होगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जेई भी एक आध बार पूछी हुई है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक, अब उसमें क्या करेंगे, उसमें बोल देंगे कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लो कि हीलियम है। ठीक, अच्छा हीलियम को कोई अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है। ठीक, इन सबको सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, सबको परपेंडिकुलरली। ठीक, तो बताओ उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, मतलब सिंपली ये बता देना किसका रेडियस ज्यादा होगा किसका कम होगा, सिंपल ये बताओ। तो सोचो कि जरा, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है ना, टू सबके लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है। सो रेडियस, जैसे क्वेश्चन अभी जो मैंने पूछा कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, सेम स्पीड से फेंका, 90 के एंगल पे फेंका, तो बताओ किसकी रेडियस ज्यादा होगी या रेडियस का रेशियो बताओ। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि रेडियस, क्योंकि सबके लिए टू सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई q। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे समझ में आ गया, तो हम क्या लिख लेंगे, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब ये सिंपल सिंपल बातें आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल की मास, प्रोटॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन को बोल सकते हो, तो प्रोटॉन का 4 गुना मास होता है हीलियम का। ठीक, और चार्ज जो होता है वो डबल होता है। समझ में आ गई बात, इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे रख लेना कि ये कितना हो गया, 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये कितना हो गया, 4 टाइम्स मास ऑन प्रोटॉन, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों रेशियो आ जाएगा। फिर प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन का निकाल लेना, रेशियो तुम्हें समझ में आ जाएगा। किस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे सामने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे, ये बहुत ही बेकार बेकार से सवाल है, उसको बहुत सारे चार्जेस को ऐसे बोल देंगे कि अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड ड्यूटेरॉन सबको एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट से क्रॉस किया हमने। अब बताओ वी नॉट से क्रॉस करने के बाद उनके रेडियस का रेशियो क्या है, तो फिर आप ये फॉर्मूला पे आ जाओ, टू सबके लिए सेम, ठीक, वी नॉट सबके लिए सेम, क्लियर है, यहाँ पे बी सबके लिए सेम, सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एम क्यू बाई क्यू आ गया ना, इसको लिख सकते हैं ना, रूट एम बाई क्यू। ठीक है, सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू। फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सबके लिए बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इन बेकार सवाल को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़े अच्छे सवाल पे चलते हैं। जैसे कि मान लो
ऐसे बहुत सारे सवाल बेटा इसके ऊपर अच्छे तरीके से 2-4 गज का सवाल जो है कर लेना, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी किए जाते हैं कि इसको अच्छे तरीके से कर भी लेना। ठीक है, अब जैसे देखो आगे चलते हैं अब इस पे। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था, कुछ एक क्वेश्चन भी किया था हमने, ड्रिफ्ट वाले क्वेश्चंस भी किए थे कि वर्टिकल कितना ड्रिफ्ट हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, ये सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, और हम आगे चलते हैं तो अब क्वेश्चन ये है, अब पार्ट ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसको कुछ ऐसे फेंकते हैं, दो चार्जेज हैं, पॉइंट मासेज है, दोनों का मास m, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, -q और इस पे +q। ठीक है, अब ऐसे ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गिवन है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लो कि स्मॉल t गिवन है, ऐसा कुछ। क्लियर। अब आपसे ये बोला गया कि इनको, इन दोनों को सेम वेलोसिटी v से फेंका गया, सेम वेलोसिटी v से फेंका गया। ठीक है, तो इस v की वैल्यू क्या हो ताकि ये जो इनके बीच का जो है कोलिजन ना हो, मतलब ये दोनों चार्जेस आपस में टकराए नहीं, जस्ट बच जाए, इस v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि कोलिजन नहीं हो। समझ में आ गई बात? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड v मैक्सिमम फॉर विच collision doesn't occur, मतलब कॉलिजन ना हो। ठीक है बच्चों, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंको और वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो पाथ जो होगा वो यूनिफॉर्म पाथ होगा, एक सर्कुलर होगा, और मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हम ये देख ले कि इन दोनों पार्टिकल का सेंटर कहाँ पे है, जो जिस सर्कल में वो मूव करेंगे उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। तो पहले इसको चेक करो, v इस तरफ है, b अंदर की तरफ है, तो v की तरफ फिंगर्स को रखा, b की तरफ टर्न किया, v क्रॉस b, फोर्स ऊपर आ गया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, मतलब इसके लिए जो सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर कैसा लगा है, इस तरफ। या गए राइट हैंड थंब रूल अच्छे तरीके से यूज करो, देखो v की तरफ फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो हमें अंदर की तरफ फिंगर्स को टर्न करना है, थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बारे में डिस्कशन करके, v की किस तरफ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b कैसा आ जाएगा, देखो v इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स को अपोजिट कर लो। हमारा थंब किस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक, तो इसको अपोजिट कर लो, तो अगेन इसका भी सेंटर यहाँ पे है, इस तरफ है, और फोर्स का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब कि ये जो है ये कुछ इस तरीके के सर्कल में, ऐसे इसको सेंटर समझते हुए ये कुछ ऐसे सर्कल में मूव करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है इसको सेंटर समझ के एक ऐसे सर्कल में ऐसे मूव कर रहा होगा। समझ में आ गई बात बच्चों? क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम देखो सवाल जो कह रहा है उसको बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन ये, दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों पे चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मास सेम है, तो इनकी रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा हो गया होगा तो इसको कंसिडर कर लेना, समझ लेना कि दोनों सेम टाइप का सर्कल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर, दोनों की रेडियस सेम है। तो रेडियस क्या होता है बेटा, याद करो, तो किसी भी एक चार्ज की अगर हम बात करें तो mv/qb, मतलब रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज की मास सेम है, दोनों की चार्ज सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है, तो दोनों की रेडियस भी सेम है। इतनी बात हमें क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अब अगर स्पीड बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगा। क्लियर। और आपसे क्या पूछा गया कि v मैक्सिमम बताओ ताकि ये कोलिजन से बच जाए। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे ये थोड़े बड़े वाले सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा, वो इस तरीके के बड़े वाले सर्कल में जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाए ये और बड़े वाले सर्कल में गया, ये भी इसकी रेडियस बढ़ी। देखो अब जस्ट यहाँ कोलिजन होने वाला है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, ये यहाँ पे पहुंचा, मतलब कोलिजन अब इस जगह पे होगा। मतलब ये वो वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, जिसपे कि ये दोनों जस्ट एक दूसरे से टच होने वाले हैं। ठीक, मतलब ये कोलाइड होने वाला है। अगर मैं मान लूं कि इस वेलोसिटी से स्लाइट कम 0.0000050 10 0
1 मीटर पर सेकंड कम स्पीड से फेंकते तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए मतलब ऑलमोस्ट टच करते हुए निकल जाते, कोलिजन नहीं होता। ठीक, तो क्या मैं इसको मान लूं कि ये वो कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन, जिसके बाद अब इससे वेलोसिटी जैसे बढ़ाओगे वो हिट कर जाएंगे। समझ में आ गई बात? मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या सिचुएशन है कि कोलिजन पे यहाँ होना है। क्यों होना है बेटा, ये बात भी क्लियर हो रहा है क्या? दोनों की रेडियस सेम है, ठीक, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस भी कवर करेंगे, दोनों की स्पीड भी सेम है। क्लियर? तो ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी बता बता सकते हो क्या? देखो ये पूरा डिस्टेंस डी है, इसने आगे डिस्टेंस कवर की होगी, इसने आगे डिस्टेंस कवर की होगी, तो यही तो रेडियस है इसकी। ठीक, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इनको मिलाने वाले लाइन का, तो ये वाली लिंक कितनी होगी? आगे ही होगी, d/2। मतलब ठीक, v मैक्सिमम जिस समय होगा उस समय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v अपॉन सॉरी r इज इक्वल टू d/2। अब इस फॉर्मूले में रख दो, r की जगह पे मैंने रख दिया d/2 इज इक्वल टू m, क्या लिखेंगे? v मैक्सिमम अपने को कैलकुलेट करना था डिवाइडेड बाई क्यूबिक, क्योंकि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ कोलिजन बचने के लिए उस समय रेडियस d/2 के बराबर हो गया। तो देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू qbd/2m। इतने स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो इनके बीच में जस्ट कोलिजन हो जाएगा। आप यू मान के चलो इस वेलोसिटी से 0.0050 टाइम 1 मीटर पर सेकंड कम से अगर बात करोगे तो कोलिजन बच जाएगा। समझ में आ गई बात? में कोलिजन नहीं होगा, जस्ट वो अपने आप को टच ऑलमोस्ट टच करते हुए निकल जाएंगे। समझ में आ गया क्या बात बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये वो वेलोसिटी है जहां से कोलिजन अभी बच जाता है। तो ये पहला सवाल था, हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे मान लो कि ये पहला क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन कि अगर v इक्वल टू जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने पहले केस में निकाला है उसके आगे से फेंक दी जाए, ठीक, तो बताओ दोनों चार्जेस के बीच का मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन क्या है? इफ ये तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है बेटा ये। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जो ऊपर को चार्जेस जो देख रहे हो, देखो ये वो वेलोसिटी थी जिससे कोलिजन होके होके बचा है। अगर इसके आगे वेलोसिटी से फेंकी जाए तो बताना है कि उनके बीच का मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। एक बार जरा सोच लो। हेलो शिवंजन, हेलो पारुल। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा इसको याद रखना। क्लियर? अब जैसे मैं इसको अब चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये तो कॉलिजन वाला पार्ट था, तो ये तो हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ पूरा यहाँ से। अब जब अगर ऐसी बात है कि ये v मैक्सिमम से जस्ट कॉलिजन बचा था, सेंटर तो वही होगा हमारा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि तुमने वेलोसिटी को हाफ कर दी है तो रेडियस के को वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो रेडियस भी आधी हो गई होगी। उस समय रेडियस कितनी थी? इस वेलोसिटी पे रेडियस कितनी थी बेटा? d/2 ये था ना। अब वेलोसिटी को आगे की को रेडियस कितनी होगी? d/4, d/2 का और आधा d/4। इसका मतलब अब ये इस सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, जिसका सेंटर यहाँ पे है, ये इस सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे, जिसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक, और जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? ये कितना है? अब ये d/4 है, ये भी d/4। क्या ये बात समझ में आया क्या आप लोगों को कि ये d/4 मैंने कैसे बोला? क्या ये समझ में आया? देखो ये इस वेलोसिटी पे रेडियस कितनी थी, इसने d/2 डिस्टेंस कवर किया था, इसने d/2 ऑलमोस्ट कॉलिजन यहाँ होते हुए बचा था, तो रेडियस को हमने क्या लिखा था? ये क्यों लिखा था d/2। मतलब जब v मैक्सिमम हो तो रेडियस d/2 होगी। ठीक, और आपको पता है कि रेडियस डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी को हमने v मैक्सिमम की आगे कर दी। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि रेडियस जो इस केस में जो रेडियस था उसका आधा हो गया, d/4 हो गया, d/2 था तो d/4 हो गया। बात समझ में आ गया क्या? तो हमने यहाँ पे लिख दिया d/4। अब सोचो, अब तुमसे क्या पूछा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब जरा जब ये ऐसे मूव कर, देखो ये कैसे मूव कर, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, तो दोनों एक साथ मूव करके यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे, तो ये हो गया सबसे कम डिस्टेंस। सेम टाइम में ऐसे मूव करके यहाँ पे आएंगे, ठीक, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो गया।
क्लियर है बेटा? मतलब ये चार्ज जब यहाँ पे होगा उसी टाइम पे ये चार्ज भी इसके सामने होगा यहाँ पे, तो ये हो गई इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। क्लियर है? और जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक, उतने देर में ये यहाँ से घूमकर यहाँ पहुंचेगा। क्लियर? तो ये हो गया इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम सेपरेशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना है बेटा? देखो ध्यान से, बता दो जल्दी से, कितना हो जाएगा मैक्सिमम सेपरेशन? सिंपल है, ये देखो, ये कितना है? डी है ना, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डी है, ये डी बाई 4 और ये डी बाई 4, तो डी प्लस डी बाई 4 प्लस डी बाई 4 कितना आ गया? डी प्लस डी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? डी प्लस डी बाई 4 प्लस डी बाई 4 विच इज इक्वल टू डी प्लस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 डी बाई 2। ठीक है, ये मैक्सिमम सेपरेशन हो गया। क्लियर? अच्छा, मिनिमम कितना हो जाएगा? देखो ये वाले डिस्टेंस, तो ये देखो, ये डी बाई 4, ये डी बाई 4 और पूरा डी, तो ये कितना आ जाएगा? डी माइनस डी बाई 4 प्लस डी बाई 4, यही हो जाएगा ना? तो ये तो डी बाई 2 हो गया, डी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है, तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो गया इनके बीच का? डी बाई 2। क्लियर? मैक्सिमम 3 डी बाई 2। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पे जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जा रहा है। मैग्नेटिज्म की यही खूबी है, क्वेश्चन करते वक्त ना डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम बनाओगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ने ये बोला कि ये बताओ कि अगर, जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन ये है कि अगर इनको जो भी मैक्सिमम निकाला था उसके डबल वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते, ठीक है, तो बताओ कोलिजन कहां पे होगा? ठीक, ये सवाल। चलो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको पता है कि जब v इक्वल टू वी मैक्सिमम था तो रेडियस उस समय d बाई 2 के बराबर थी। अगर v की वैल्यू 2 टाइम्स v मैक्सिमम हो जाएगी तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, d बाई 2 का डबल d के बराबर हो जाएगा। मतलब एक एक जो होगा वो बड़े सर्कल में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उस सर्कल को बनाते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे देखो, ये 4 पार्टिकल था, ये 4 पार्टिकल था, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो d है। अगर ये रेस्ट पे होता तो देखो ये कैसे मूव करता, ये ऐसे मूव करके ऐसे चल के ऐसे बड़े वाले सर्कल में घूमकर यहाँ पे आता। क्लियर है? फोर्स तो इस डायरेक्शन में ही था। अच्छा, अगर ये रेस्ट पे होता तो ये देखो ये कैसे मूव करता, ये ऐसे मूव करके ऐसे घूमता, ये सर्कल में ऐसे घूमता ना बच्चों। थोड़ा सुंदर सा सर्कल बना लो ताकि समझ में आ जाए। तो ऐसे सर्कल में ऐसे करके ये घूमता है, ये समझ में आ गई बात? दोनों के लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन। क्लियर? लेकिन क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेंगे। तो बताओ तो जरा इनके बीच का कोलिजन कितना होगा? यहाँ पे होगा ना कोलिजन, इस जगह पे होगा। ये जब यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचा होगा उतने देर में ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचा होगा। इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, यहाँ पे दोनों टकरा जाएंगे। तो कितने डिस्टेंस पे टकराएंगे? तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगा, d बाई 2 d बाई 2। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यहाँ पे टकराएंगे। तो अब अगला सवाल ये पूछा गया कि जब ये टकराएंगे, ठीक, तो आपको बताना है कि टकराने के बाद ये कहाँ जाएंगे जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ये परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करें तो फाइनली चिपक जाए। ठीक, तो सोचो कि अब जब यहाँ पे तो टकरा गए, तो आपको ये पता है कि जितनी स्पीड से आपने फेंका था स्पीड तो चेंज होने से रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो तो वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ठीक, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने पिछले मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर में किया हुआ था। ठीक है, तो जितने से आपने सीखा है वही स्पीड यहाँ पे रहा होगा, वही। और ये स्पीड किसके बराबर है? देखो 2 टाइम्स वी मैक्सिमम है और वी मैक्सिमम की वैल्यू हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ कितने एंगल पे ये हिट हुए होंगे? निकाल सकता है क्या कोई? आसान है, बता दो बता दो। देखो यहाँ पे मान लो कि सेंटर यहाँ पे था इसका, तो ये इसकी रेडियस होगी, है ना? ये रेडियस होगी। टकराया कहाँ पे? यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऐसे मैच कर दूं, सिंपल था, अगर इसको ऐसे मैच कर दूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो सोचो जरा, ये d बाई 2 है और रेडियस किसके बराबर है? d के बराबर। तो ये इसका रेडियस है, ये d है।
ये कितना है, d/2 है। समझ में आ गया क्या? तो अगर ये d/2 और अगर ये d है तो एंगल निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो क्या लिख दूंगा मैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज हाफ, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री के एंगल पे ये हिट करेगा, चाहे ये हो या फिर ये हो, तो ये 30 का एंगल हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगर एंगल निकालना होगा तो यहाँ एंगल आ गया हमारे सामने। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना कि ये देखो, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है कि ये 90 के एंगल पे है। हमेशा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेडियस तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये एंगल 90 हो गया। और समझो यहाँ पे देखो, ये एंगल 30 है, तो और जरा देखो, ये अगर एंगल 30 है तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया क्या? समझ में आ गई बात? इसको मैं अगर ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो क्या ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा क्या? ठीक, एक्चुअली हमें कंपोनेंट चाहिए तो एंगल को चाहिए होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, कि मतलब देखो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कोलाइड होने वाला है, ठीक है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी है ये, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये भी v है, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। जरा कंपोनेंट में ब्रेक करो तो ये कितना आ गया, v cos 30 डिग्री, और इसका ये कंपोनेंट v cos 30, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी v sin 30, और इसकी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v sin 30। ये सब तो हमें पता है अच्छे तरीके से। अब जरा सोचो कि कोलिजन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था। ये एंगल निकालना समझ में आया, ये सब कुछ समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे? कोलिजन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो अच्छा देखो, इन ये जो दोनों मासेज हैं, m और m, ये दोनों मासेज, इनिशियल अगर मैं पूछूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, तो m इंटू वी कॉस 30, और ये देखो m इंटू वी कॉस 30, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों माइनस हो गए, तो जीरो हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। और आपको पता है कोलिजन में बहुत अच्छा तरीका क्या है कि हम आसानी से अलग अलग, अगर 2 डायमेंशनल कोलिजन है तो दो डायरेक्शन चूज कर लो, दो डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन नॉर्मल जिस तरफ कोलिजन हो रहा है, और फिर उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर लो। ठीक है, तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया तो देखा इनिशियल मोमेंटम जीरो, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, क्लियर। और दोनों बहुत ही चिपक गए हैं, आफ्टर कॉलिजन हुआ क्या है, ऐसा ही तो हो गया, दोनों यहाँ चिपक गए, मतलब इनकी मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल जीरो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी कोई वेलोसिटी होगी नहीं। कॉलिजन के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ कुछ वी वाई वेलोसिटी से दोनों चिपक गए, ठीक है, दोनों अब एक साथ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो कितने से मूव करेंगे, तो ये लिख देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जरा देखना, एक एक की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, एम वी साइन 30, और इसकी भी v sin 30, एम वी साइन के ये डबल हो जाएगा, इक्वल टू दोनों देखो कंबाइंड हो गए, एक ही मास हो गया, तो मास कितना हो गया 2m इंटू वी वाई, तो 2m ने 2m को गायब कर दिया, तो वी वाई इज इक्वल टू v/2। इसका मतलब जैसे ही ये कोलिजन होगा, कोलिजन होते ही ये दोनों चिपक जाएंगे और सीधा ऊपर की तरफ ऐसा मूव करना स्टार्ट करेंगे, कितने वेलोसिटी से, v/2, और v कितना है, 2 टाइम्स वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म को कोलिजन के साथ इंक्लूड करके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, ठीक। और आपको कर, इसीलिए ये टॉपिक जो होता है किसी भी कॉम्पिटिशन का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, कारण क्या है कि यहाँ पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो रोटेशन वगैरह चाहे तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं इसके ऊपर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो अभी तक हमने सीखा है कि जब आप किसी भी पार्टिकल को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप अगर प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, ठीक। लेकिन
सवाल ये है कि क्या हर बार हम परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट करेंगे, किसी और एंगल पे भी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम केस पे आ रहे हैं कि ये नए परपेंडिकुलर वाले केसेस को हमने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं वो केस जिसमें वो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है। तो एज्यूम कर लो कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वेलोसिटी जो है वो ऐसे v वेलोसिटी से फेंका गया किसी भी एंगल थीटा पे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, ये हमारा वेलोसिटी है प्रॉपरली इस तरफ, इस तरीके से। अब देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जब वेलोसिटी किसी भी एंगल पे हो तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। तो चलो पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा और ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ, ये कितना आ गया v sin ऑफ थीटा। ठीक, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। तो v परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके परपेंडिकुलर भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। याद रहे, इसको क्या बोल सकते हैं? इस वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है। समझ में आ गया क्या? अब जरा याद करो, अब इसको दो पार्ट में देखते हैं, क्योंकि जब किसी एंगल पे था मैं मान लेता हूँ कि एक ही पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, इस तरफ इस तरफ। समझ में आ गई बात? इसी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स है ना, क्लियर है? तो अगर सिर्फ पार्टिकल को, अगर ये वाला पार्ट जीरो होता, सिर्फ पार्टिकल को हम इस डायरेक्शन में फेंकते, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होता, जिस पार्टिकल का चार्ज q है और जिसका मास m गिवन है। सवाल का आंसर बताओ कि एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली फेंक दिया जाए, प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो याद करो, तुरंत दिमाग में तुम्हारे कौन सी बात दौड़नी चाहिए कि फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो दैट इज q इनटू v क्रॉस b। ठीक है, तो ये होता है फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है हमारा, होता है क्या? क्लियर? अब आपको पता है कि फोर्स किन किन कारणों से जीरो हो सकता है। देखो, चार्ज पार्टिकल है तो मैं क्यू को जीरो नहीं कर रहा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अगर पार्टिकल v क्रॉस b, तो v क्रॉस b का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो v भी साइन ऑफ थीटा आएगा। ठीक, तो साइन ऑफ थीटा जब जीरो हो जाए तो सोचो जरा साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है जब एंगल जीरो हो जाए। ठीक, एंगल 0 डिग्री या फिर एंगल 180 डिग्री। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दी जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया जाए, अगेन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख दिया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगेन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? तो समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है एकदम? बिल्कुल आपको क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल किन किन केसेस में जीरो हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पार्ट है हमारा। ठीक है, एक बार इसके ऊपर सोचो और जल्दी से मुझे बताओ कि आपको सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। तो बच्चों का कहना है कि समझ में बिल्कुल आया है। तो अब आगे चलते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ड्यू टू v पैरेलल फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? क्यों ऐसा जीरो बोला मैंने बेटा? क्योंकि जब वेलोसिटी पैरेलल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और
याद होगा मैकेनिक्स, थोड़ा बहुत तो मैकेनिक्स याद होना चाहिए सब किसी को। तो मैकेनिक्स में आपने ये देखा कि जिस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ मैं, अच्छे इसको ऐसे लिख देता हूँ, पैरेलल लिख देता हूँ। तो इस डायरेक्शन में एक काम करके लिखना, पैरेलल परपेंडिकुलर क्या लिखना, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारा, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है। ठीक है बच्चों, तो जब फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये मैकेनिक्स का हमारा पार्ट है और हम अच्छे तरीके से मैकेनिक्स का पार्ट जानते हैं। ठीक, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, ठीक, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है क्या बेटा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी किसी cos थीटा किसी भी हालत में इस केस में चेंज नहीं होगी। आगे क्या समझ में आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कोई भी ये ना बोले कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में सबको आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, और देखो यहाँ पे, और आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो ये बात तो हमें, तो सवाल ये है कि एक बार इसको चेक करते हैं, इसको चेक किया हमने, तो हमें क्या दिखा कि इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगा। अगर मतलब चार्ज पार्टिकल को सिर्फ इधर फेंकते तो कोई फोर्स नहीं लगता, इतनी वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाता, अब चलता जाता जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं। समझ में आती बात? तो अब दूसरा सवाल, अगर चार्ज पार्टिकल को इधर को मैं फेंकता तो क्या होगा? तो ये हो, अब इसको भूल जाओ थोड़े पल के लिए, ठीक। तो याद करो ये वाली वेलोसिटी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अभी बहुत सारा केस हमने कर लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से अगर आप देखोगे वो एक सर्कल में मूव करेगा और उस सर्कल का सेंटर या फिर रेडियस या फिर कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करना हो, बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इसकी वजह से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर आ गया, तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और उस पल की वजह से, उस फोर्स की वजह से स्पीड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, सर्कल मूव करेगा। तो सवाल है कि आपके लिए सर्कल जो मूव करेगा उसका सेंटर किस डायरेक्शन में निकाल लेंगे। अपने को आता है v cos में लिखना आता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसको भूल जाओ थोड़े पल के लिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे काम कर लिया है, इसको बाद में यहाँ पे देखेंगे। ये मोशन इन 2D का कॉन्सेप्ट हो गया ना बेटा। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब भी मोशन इन 2D है उनको अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर लो, एक प्लस एक्स की तरफ या प्लस एक्स नहीं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो एक्स के अलग हमने डिस्कशन कर लिया। अब जब एक्स के अलग डिस्कशन करो वाई को भूल जाओ, और वाई के अलग डिस्कशन करो एक्स को भूल जाओ। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से इस डायरेक्शन में डिस्कशन हो गया, अब इसको भूल रहे हो क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्कशन करते हुए इसको कहीं भी हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, और मैग्नेटिक की वजह से ये केस हो गया और परपेंडिकुलर की वजह से ये केस हो गया। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब दोनों को कंबाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो दोनों को कंबाइन करते हैं, मतलब अब ये चार्ज पार्टिकल, ठीक, ये सिर्फ अगर वाई में वेलोसिटी ऐसे सर्कल में घूम जाए और सिर्फ एक्स में वेलोसिटी हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो बेचारा तो सर्कल में जा भी रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से इस डायरेक्शन में मूव भी तो करना है, तो बेचारा ऐसे सर्कल में ना घूम के अब ये ऐसे चल के यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसे आगे की तरफ घूम के आ जाएगा। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, स्प्रिंग काइनेटिक स्ट्रक्चर, है ना। स्प्रिंग ऐसे ही तरीके से ऐसे करके घूमता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दो वेलोसिटी, एक पैरेलल जो कि कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक, एक परपेंडिकुलर
परेशान होना, क्योंकि सर्कल में किस वजह से जा रहा है, इस वाली वेलोसिटी की वजह से। तो ये वाली वेलोसिटी रेडियस में इसमें यूज की जाएगी। टाइम पीरियड को वेलोसिटी ऐसे भी डिपेंड नहीं करता, भूल जाओ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कोई भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये रेडियस जो है वो डिपेंड करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक और बात हमें समझ में आ गई कि अगर ये v cos थीटा 0 होता तो ये ऐसे वाले सर्कल में ऐसे घूम रहा होता, इसका सेंटर होगा नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हो गई हमारी? क्लियर है बेटा? ठीक, समझ में आ गया बात? क्लियर है ना? तो देखो ऐसे जी हो गया कि ये कौन सा प्लेन है बेटा। अगर मैं पूछूं कि कौन से प्लेन में ऐसे घूम रहे हैं, तो एक एक्सिस क्लियर है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है ना। तो ये कौन सा प्लेन में घूम रहा है? वाईजेड प्लेन में। तो सर्कल ऐसे बनना है ना, वाईजेड प्लेन में सर्कल बनना है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक, ये इस वजह तो बेचारा तो ये इसको कभी विरोध कर नहीं सकते ना, इसको जीरो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो है। अब मान लिया कि ये चेंज नहीं होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बेटा जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि ये चेंज हो रहा है। ठीक, वो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे, फोर्स एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ये बात है। ठीक, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस at। u कितना है, v cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, q e बाई m। ठीक, बस निकाल के लो, सारा काम हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, एक बार इस बात को जल्दी से नोट कर लो। हो गया बच्चों, लिख लिया सबने? अब चलो आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई है। अब देखो, अब इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बातें कहानी समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल जो है वो अब इस तरीके के पार्ट पे ऐसे घूम कर आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ये कौन सा पोजीशन था, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली पोजीशन थी, जिगर को आपने एक्स एक्सिस माना था, ये वाई एक्सिस माना था, और ये हमारा जेड एक्सिस है, ये तो पता है। ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सर्कल कौन से प्लेन में है, सर्कल इज इन वाई जेड प्लेन, है ना बेटा? समझ में आ रहा है, जेड एक्सिस को पीछे की तरफ कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वाई जेड प्लेन में है, पार्टिकल जो है आगे की तरफ जा रहा है। अब एक टर्म इसमें यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ये कितना है, कितना ड्रिफ्ट कहने का मतलब होता है कि, ध्यान से समझोगे, अगर मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक, कि ये सर्कल में कैसे घूमता, ऐसे चल के ऐसे, लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो यहाँ से चलकर बेचारा यहाँ पे पहुंचा है। मतलब इतना एक टाइम पीरियड में जो रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा था, उतने देर में जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है, ये कितना है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आ गया क्या? क्लियर है, आसान है। ठीक, अपन निकाल सकते हैं इसको, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो। अब आपको पता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, हमने देखा था यहाँ पे v से, तो ये v cos थीटा था और इस तरफ v sin ऑफ थीटा। क्लियर है?
तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस है, जैसे ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस, ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो अगर मैं इसको d1 बोलूं, ये d2 है, d3 है, क्योंकि v cos थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो सेम टाइम में तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो d1, d2, d3 ये सब कुछ सेम होंगे, तो आखिर कितना होगा? तो ये d जो होगा आर्बिट्रेरी किसी पे भी अगर लिखा जाए, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा था वो कितना हो गया? v cos थीटा। याद है क्या? टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये कोई कितना हो गया? दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये कैसे निकाला मैंने? देखो, अभी बताया था ना, अगर ये v cos थीटा 0 होगा तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में से घूम रही होती, ठीक, वो आगे की तरफ जाती ही नहीं। लेकिन क्योंकि इस डायरेक्शन में v cos थीटा है, तो बेचारा ना इस तरीके से शिफ्ट होने लगेगा, इस तरीके से यहाँ पे। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, और जो टाइम लगा है इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में, उसमें तो सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? ये x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है? ये। ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था। ठीक, अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन हो गया, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? फोर्स उस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई मास। क्लियर है? तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती? v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टी। इतनी हो जाएगी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे। तो ड्रिफ्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो पहले इतना ये ड्रिफ्ट हो गया, अगला ये, अगला ये, तो ये ड्रिफ्ट ना बढ़ना स्टार्ट होगा। क्यों बढ़ना स्टार्ट होगा बेटा? क्योंकि वेलोसिटी देखो टाइम पे डिपेंड है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो बढ़ती जा रही है। तो सेम टाइम में जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो जाकर डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में d1 से बड़ा d2, d2 से बड़ा d3 एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ में आ गया? निकाल हम यहाँ से भी सकते हैं। तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम ये भी निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू ut। u कितना का? v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम लगा? एक टाइम पीरियड, मतलब ड्रिफ्ट निकाल लेना उस केस में। तो t प्लस हाफ एक्सेलरेशन QE बाई m मल्टीप्लाइड बाई इतने टाइम में एक सर्कल मूव कर रहा है, तो एस इज इक्वल टू यू के प्लस हाफ। एक इसको अप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट। समझ में आ गया क्या? ऐसे देखिए, सिंपल मैकेनिक्स है हमारी। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? तो जो ड्रिफ्ट होगा वो भी समय के साथ चेंज भी हो रहा होगा। ठीक है, तो हर समय ड्रिफ्ट जो होगा वो सेम नहीं होगा। ड्रिफ्ट सेम तभी होगा जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। क्लियर है बेटा? कि ये तो अपने हाथ में, ये तो सिंपल मैकेनिक्स है, हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत। फिलहाल तो इसी केस को पहले डिस्कशन कर लें। तो ये ड्रिफ्ट वगैरह समझ में आ गया क्या? अब से देखो, ये देखो, ये वाई जेड प्लेन में घूम रहा है, ठीक है ना? वाई और नेगेटिव जेड, तो मैं इसको वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव जेड। हम एक्स को भूल रहे हैं क्योंकि एक्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो सर्कल, जिस सर्कल में ये घूम रहा था उस सर्कल का सेंटर को कहीं नेगेटिव जेड डायरेक्शन में था ना। देखो, इधर को फेंका था, तो ऐसे सर्कल में घूमता तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में थी। तो ये मान लिया कि सेंटर, अगर v cos थीटा 0 होता, मान लो कि v cos थीटा 0 होता, तो ये ऐसे सर्कल में ऐसे घूमता। ठीक, कहने देखो ये कैसा है, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने ऐसे दिख रहा है कि ये रहा उसका डायग्राम, है क्या? ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन। जैसे मान लो कि सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है ना कि एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए मैंने बता दिया, तुम यहाँ से देखो, तुम्हारे लिए नेगेटिव जेड ये हो गया। समझ में आ गई? दैट इज द ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अच्छा, किस स्पीड से चला था? तो याद है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था वाई डायरेक्शन में v साइन ऑफ थीटा से। तो आपको ये भी पता है कि फोर्स का डायरेक्शन को इस तरफ लगना है ना? सेंटर यहाँ पे, तो इसकी रेडियस भी हमें पता है। रेडियस कितना है? एम वी साइन ऑफ थीटा, v परपेंडिकुलर था ना, डिवाइडेड बाई क्यूबिक, ये भी पता है हमें। तो अगर आपसे, अच्छा ये बताओ, ये जो सर्कल में घूम रहा होगा ये ओमेगा से घूम रहा होगा, ये रहा ओमेगा, कहाँ निकाला था? इसको पहले निकाला था, याद है क्या? क्यू बी बाई एम। इतनी एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा, ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मान लो किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, एज्यूम इट। तो
अच्छा, इसकी स्पीड क्या होगी इस जगह पे बताना जरा। वेलोसिटी को आपको पता है कि इसके परपेंडिकुलर होना है, ठीक, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। वैल्यू कितनी होगी, तो v sin थीटा। ये कोई चेंज नहीं होगा ना, आपको पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो वेलोसिटी अगेन डिमेंशन v sin ऑफ थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, पोजीशन बताओ पार्टिकल का, तो क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो, जैसे कि ये कितना एंगल रोटेट हुआ होगा बेटा किसी भी टाइम टी में, ओमेगा टी, ओमेगा से चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक एक्सिस बना देता हूँ और ये रहा हमारा दूसरा एक्सिस। क्लियर है क्या? अच्छा देखो, ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी होगा, तो ये वाला एंगल हो गया ओमेगा टी। तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos ओमेगा टी और इस डायरेक्शन में v sin ओमेगा टी। अच्छा, ये v कौन सा है? v परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अच्छा, याद भी रखना कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, v cos थीटा, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, तो ये रहा v cos थीटा आई कैप, एक्स वाला हो गया। ठीक, अब इसमें बात करते हैं प्लस ये देखो तो y डायरेक्शन में कितना है, v परपेंडिकुलर, तो ये v sin ऑफ थीटा इनटू ओमेगा टी, सॉरी v sin थीटा cos ओमेगा टी, ये हो गया cos ओमेगा टी। ये कौन से डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में, है ना। अब जरा देखो z डायरेक्शन में, देखो ये रहा v, ये वाली वैल्यू कितनी की, साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी। डायरेक्शन देखो को नेगेटिव z है तो माइनस के कैप, ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, dv अपॉन dt। ये कितना आ जाएगा, देखो v cos थीटा, ये कांस्टेंट है, थीटा क्या था, जिस एंगल पे फेंका था वो कांस्टेंट है, याद रखना कि ये जीरो आ गया, तो जीरो आई कैप प्लस v sin थीटा को ऐसे ही रखो कि ये आ गया v sin ऑफ थीटा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, बताओ बताओ, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, इनटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्या माइनस जे कैप लिख दूं मैं, यहाँ पे कॉस से डिफरेंशिएशन को माइनस साइन हो गया ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, एक डिफिकल्ट सवाल जो आईआईटी पूछेगी उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो v साइन ऑफ थीटा तो ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई में तो वो बाहर भी आ गया, माइनस के का, तो ये हो गई